जैसे वहाँ लास्ट ईयर ही पे होता है एक रेसिज्म का वाकया कि एक बंदा ट्रक चला रहा था, उसने पाकिस्तानी फैमिली को जो है ना वो उड़ा दिया था, इंटेंशनली ही उड़ा दिया इंटेंशनली था। उड़ा दिया था। तो वो भी एक रेसिज्म कुछ रेसिज्म का होता है वाकया था, एग्जैक्टली। मतलब मगर ये बहुत रेयर रेयर एग्जैक्टली है, रेयर है, मतलब हो जाता है, हो मतलब जाता हो आप उसको सकता है। जनरलाइज नहीं बहुत चेंज फील किया है वाकई सो में उम्र का। एग्जैक्टली उम्र की फीलिंग ऐसी होती है जैसे आप फर्स्ट टाइम काबा देखते हो तो आंसू तो रुकते ही नहीं है। फिर उसके बाद अपने पिछली लाइफ गुनाह हर चीज़ गिल्ट होने लगता है कि मतलब हम लोग कितनी पाक जगह पे हैं और हम कितने गुनाहगार इंसान होते हैं सब। आसान अल्फाज में कि आपको पैसे दे के, आप जैसे दुबई में भी होता है पैसे दे के आपने वीजे खरीद लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है, दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही होता है जहाँ देसी होते हैं या गोरे भी होते हैं, सब ऐसे ही करते हैं कि वहां पे पैसे देके और स्पॉन्सरशिप खरीद लेते हैं जो 40-40 50-50 हज़ार डॉलर की भी होती है। वो लोग तो पीआर को टारगेट कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट होने का, वहाँ सेटलमेंट की अगर वो कोशिश करें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट द कंट्री फॉर देम बिकॉज 10 से 12 साल वहाँ पे इजी लग जाता है लोगों को सेटल होते होते, बट स्टूडेंट उनका लग जाएगा। आई थिंक हाँ। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पार्टियों, ये एक ऐसे कपल के साथ पॉडकास्ट है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो हैं ऑस्ट्रेलिया में गुजारे, उसके बाद वो मूव कर गए एंड ऑफ द डे कनाडा। वो लोग आए हुए थे कराची, तो मैंने कहा ये हसीन मौका है कि आप लोगों के लिए उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए कि कैसे कनाडा मूव होना है या ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने क्यों मूव किया और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्या कंपैरिजंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पूरी एपिसोड के अंदर डिस्कस की हैं, तो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं अशर और सना क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बारे में। आ जाइए। अशर एंड सना व्लॉग्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और हमारे साथ को होस्ट नम्मो भी हैं। तो अशर एंड सना, सबसे पहला सवाल जो मेरा अपने हर गेस्ट से होता है कि हु इज़ अशर एंड हु इज़ सना। सो मैं आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा नाम वैसे तो आपने बता ही दिया कि अशर है। सो ये है कि मैं जो है वो एक बिजनेस माइंडेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और करता था। तो मेरे फादर यहाँ पे कराची में बिजनेस किया करते थे। उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ पे मैंने अपने भाई को भेजा पहले 2011 में, समझ लें 2011 में वो गया ऑस्ट्रेलिया। 2011 में नहीं, सॉरी 2009 में। सो 2009 में मेरा भाई गया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम। मैं चाहता था कि जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग हो जाए, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी पाकिस्तान में। ऑब्वियसली जिसका बिजनेस होता है उसको पाकिस्तान में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो चल रहा होता है। मेरे फादर का गाड़ियों का शोरूम था, समझ लें, तो वो चल रहा था और मैं यूनिलीवर पाकिस्तान में जॉब करता था। तो मैंने 6 साल से वहाँ पे काम कर रहा था। मगर ये कि मेरे घर में 3 डकैतियाँ हुई जो है वो, उसके बाद मोबाइल छीने, तो आप कराची में सबका आपको पता ही है, आपसे ज्यादा अभी सब करंटली कौन समझ सकता है। गाड़ी भी छीनी गन पॉइंट के ऊपर, सब कुछ हुआ। तो हमने एक टाइम आया कि यार सोचा कि इज इट वर्थ इट के, और उसमें भी काफी लोग ये ब्लेम किया करते थे कि यार आपकी गलती थी, मतलब आप शोशा क्यों करते हैं, अच्छा मोबाइल क्यों रखते हैं या अच्छी गाड़ी क्यों रखते हैं, थोड़े जो है वो शशके कम दिखाया करो, ये किया करो। एनीवे तो ये होता रहा, मगर मेरे माइंड में हमेशा से था कि बाहर जाना है, एक अच्छे मुल्क का ऑब्वियसली पासपोर्ट लेना है, अब वो चाहे यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो। तो बस ये था। और उसके बाद फिर 2009 के अंदर मैंने अपने भाई को भेजा पहली दफ़ा, और वो डिग्री करके गया था। तो वो उस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हालात बहुत बेहतर थे, और उसका फिर समझ लें उसने वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे गया था। वो 1 साल की फीस मैंने पे की थी उसकी, मगर डिप्लोमे में गया था वो, तो उसने वो कंप्लीट भी नहीं किया था, तो वो एलिजिबल हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जो पॉलिसीज थी वहाँ की गवर्नमेंट की वो काफ़ी इमिग्रेंट फ्रेंडली थी। और उसके बाद फिर 2010 में 1 साल के बाद ही मेरी बहन गई, और 2010 में ही जो है वो मेरी फिर इंगेजमेंट हुई सना के साथ 2010 में ही। और फिर 2011 में हमारी शादी हुई, और फिर शादी के समझ लें 6-8 महीने के बाद ही हम लोग 2012 में चले गए ऑस्ट्रेलिया। ओके, सही। तो ऑस्ट्रेलिया, वाई ऑस्ट्रेलिया, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो वाई ऑस्ट्रेलिया? वाई ऑस्ट्रेलिया यहाँ से उस वक्त एक तो पहली बात है कि डॉलर बहुत सस्ता था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वीजे मतलब इजीली लग जाते थे स्टूडेंट वीजे। हाँ, सो स्टूडेंट वीजे की जैसे बात करिए सना, तो मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए था जो मतलब स्टूडेंट वीजे के ऊपर ले जाए, क्योंकि मैं खुद पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे कोई खास शौक नहीं था। तो मैंने जब शादी की थी तभी बता दिया था सना को कि भाई मेरा इस तरह का प्लान है, और जो है वो स्टूडेंट वीजा लगवाएंगे और तुम्हें आइल्स करना होगा पहले ही। सही, शादी से बहुत पहले की बात है ये। निकाहनामे में निकाहनामे पे जो है वो ये शर्त साइन करवा ली थी कि जो है वो आइल्स करना होगा, 6 ईच लेकर आने होंगे एटलीस्ट। ये तो एक मजाक की बात है। यहाँ पे आती है सना। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं इंटरमीडिएट पास थी, और उसके बाद बस मेरी फ़ौरन ही शादी हो गई थी इनसे। तो शादी के टाइम पे ये पता था कि हमें बाहर जाना है और बाहर जाके ही पढ़ना है, बिकॉज मेरे अब्बू को कंसर्न था कि बच्ची ने सिर्फ इंटर किया हुआ है
और इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाई की हुई, तो आगे इसको पढ़ना है, तो फिर रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर कैसे फैमिली आगे बढ़ जाती है। और इसी वादे पे उन्होंने शादी की थी कि आगे पढ़ाओगे, आगे मगर उनको इतना नहीं पता था कि इतना पढ़ा लोगे आगे कि जो है ये भी आगे पता चलेगा कितना पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग दोनों साथ में गए, शादी हमारी 2011 में हो गई थी, और फिर उसके बाद हम चले गए थे वहाँ। सही। तो माशाल्लाह क्या पढ़ा आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके? पहले मैंने बैचलर डिग्री खत्म की और फिर मास्टर्स। सही। बाय द वे हम लोग आएंगे, वो कनाडा वाले टॉपिक पे आएंगे, लेकिन पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से पहले ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में रहे, फिर वहां से कनाडा, तो ये सारा कुछ होगा, तो बने रहिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मतलब स्टार्ट हो जाए। अच्छा अशर भाई, कितना टाइम रहे तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में हम लोग रहे तकरीबन 2012 से लेके और 2022 तक, पूरे 10 साल। पूरे 10 साल? पूरे 10 साल रहे। 10 साल बंदा कहीं पे भी रहता है तो उस जगह से एक तो शदीद मोहब्बत हो जाती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। वाई, फिर वहां से आप क्यों मूव हुए कनाडा? वहां से मूव हुए, जो मेनली वजह है हमारी वो कनाडा की, हमें जब पीआर मिल गई 2022 के 1 जुलाई को, याद है मुझे आज भी वो दिन। तो 1 जुलाई को हफ्ते की रात थी 9 बजे, और वो हमारी उसी वक्त अप्रूवल आई, जब हम एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मतलब वीकेंड है आज, तो कनाडा में ऑलरेडी क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर ये कि रात को 9 बजे आ गई थी, मुझे आज भी याद है। तो ये हमारी सबसे बड़ी वजह थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कनाडा शिफ्ट होने की, कि पीआर। और पीआर किसी भी मुल्क की, आपको पता है कि जब आप बाहर रहते हैं, आप भी जैसे जद्दा में रहते हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज होती है दिमाग में कि यार अगर एक टाइम ऐसा आया कि एक्सपेक्ट्स होते हैं उनको, मतलब उन्होंने बोला कि भाई अब आपके लिए जगह नहीं है यहाँ पे, या जॉब नहीं है, या आगे हालात चेंज हो रहे हैं, या कुछ हो रहा है, ऑक्यूपेशन जो है उसकी स्किल, अभी उसकी स्किल डिमांड में नहीं है उस मुल्क में, या इट्स नो लॉन्गर देयर, तो फिर आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आप फिर परमानेंटली कहीं और जाने के ऑप्शंस देखते हैं। सही। तो हम लोगों ने फिर ये ऑप्शन कनाडा का सबसे पहले चूज किया। और या फिर एक सबसे बड़ी वजह ये भी बन सकती है कि आपके हालात मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट से मुराद कि आपको मेडिकली कोई अल्लाह ने अगर प्रॉब्लम हो गई किसी भी तरह, क्योंकि आपके आपको जो है वो ग्राउंड के ऊपर सबसे पहले जज किया जाता है कि एक कैरेक्टर आपका सही होना चाहिए, जिसमें पुलिस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है वीजे के लिए, किसी भी वीजे के लिए, आप चाहे टेम्परेरी अप्लाई कर रहे हो या पीआर अप्लाई कर रहे हो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है कि आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर कोई भी अल्लाह ना करे ऐसी आगे चल के, अब आपकी एज बढ़ रही होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, तो अगर आप किसी भी तरह अनफिट हो जाते हैं तो आप किसी भी मुल्क की पीआर के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दीज ग्राउंड्स। या फिर आपकी फैमिली जैसे बच्चे, तो आप फैमिली को भी अपनी परमानेंट नहीं कर पाओगे दोज ग्राउंड्स। तो सही। जब हमारी वो एज अप्रोच हो रही थी और मैं भी 30s के बहुत करीब आ गई थी, और दूसरी बात है कि 30s के बाद इमिग्रेशन बाहर के मुल्कों की बहुत मुश्किल हो जाती है, भले ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए जो भी। तो फिर एट दैट मोमेंट हमने डिसाइड किया कि नहीं, एज जब तक है, यंग है, तो हम इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, सो लेट्स डू अनदर ऑप्शन। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे ऐसे वजूहात बन गए थे कि हमारी परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ नहीं हो पा रही थी, एंड सेटलमेंट फ्यूचर का बहुत ज़रूरी होता है, सो वी डिसाइडेड फॉर कनाडा। कब से आप लोगों ने कोशिश शुरू की कनाडा इमिग्रेशन के लिए? 2018 कब जाके वो हुआ? 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कनाडा को रिसर्च करना शुरू किया, और उसके बाद फिर सना को बोला कि सना का 2017 के अंदर बैचलर खत्म हो गया था, और उस वक्त हम लोग जो है वो वर्क परमिट के ऊपर रह रहे थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो जो है वो मैंने ये रिसर्च करनी शुरू की, क्योंकि जो है वो 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी बड़ी बड़ी जो है वो माइग्रेशन पॉलिसी को लेके चेंजेस आनी शुरू हो गई थी वहाँ पे, स्ट्रिक्ट हो गई थी, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, तेजी चेंज आ रही थी। मतलब ऐसे होता था आज भी, अगर और वो चीज आज भी माशाल्लाह से एलिजिबल वो है, अगर मैं आज की बात करूं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो चीज आज भी जो है वो ऐसे ही चल रही है कि जो है वो अगर आप जितनी तेजी से कपड़े चेंज नहीं करते, उतनी तेजी से ऑस्ट्रेलिया में आज भी पॉलिसियां चेंज हो जाती हैं। आप सो रहे होंगे तो कुछ और होगी, और सुबह उठेंगे तो कुछ और पॉलिसी होगी। बहुत रिलेटेबल है। हाँ, तो ये आप शायद समझ सकते होंगे, तो ऐसा होता है, और आज भी ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। तो एनीवे ये चीज हो रही थी, तो हम लोग ये सोचते थे, मैं सना को बोला कि यार तुम्हारी डिग्री तुम कुछ भी आइट्स कर लो, तो आपको जो है वो एक्सप्रेस एंट्री में हम लोग सोचते थे कि ये कर लेंगे। जो FSW प्रोग्राम था, हम लोग उसमें डाल के गए। तो FSW जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि फेडरल स्किल्ड वर्कर एक प्रोग्राम होता है कनाडा का, जो हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए होता है, और जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ हो, और गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जो पहले कहलाते थे, अब वो तो गोल्डन पॉइंट से भी बहुत ऊपर का गेम हो गया है। तो अब कनाडा में भी बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो उस वक्त मैंने सना को बोला कि यार दो चीजें तुम्हें करनी है, मतलब डिग्री तो तुम्हारी हो गई है, मुझे असेसमेंट कराना है वहां से कनाडा से, आइल्स किसी भी नंबर का कर लो, मतलब कुछ भी कर लो। तो इसने कहा कि यार
अभी क्या जरूरत है, क्या था हाँ तुम्हारी? एग्जैक्टली मैं मतलब बिल्कुल ऐसी हुई थी, मैंने कहा कि यार बस बहुत आइल्स कर लिया है और अब क्या करना बेकार। और फिर अम्मी अब्बू भी मेरे उस वक्त अच्छा, पहले private आपने जॉब ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ा, अब कनाडा के लिए पढ़ रही थी? नहीं अभी पढ़ाई, हाँ मतलब आइल्स करना था ऑस्ट्रेलिया में के लिए, पहले हम कर चुके थे कई दफ़ा। सो फिर मेरा रिएक्शन ये था कि नहीं अम्मी अबू भी आए हुए हैं, मुझे आइल्स नहीं करना। भैया ने कहा देखो कुछ भी ले आओ, एटलीस्ट हम प्रोफाइल जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होती है जो कि एक पूल है एक तरह का कि गवर्नमेंट कनाडा की पिक करती है, उनमें से कैंडिडेट्स और इन्विटेशन पीआर का भेजती है अगर आप एलिजिबल होते हो। तो उस पूल में एटलीस्ट तुम्हारा नाम आ जाएगा सना, तो एटलीस्ट एक कर लो, क्योंकि आइल्स नहीं था मेरे पास उस वक्त, एक्सपायर हो चुका था। तो फिर मैंने अनशंट में कुछ भी आइल्स दिया और माशाल्लाह मेरा पहली दफ़ा में गोल्डन स्कोर आ गया। तो जो लोग कनाडा के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको गोल्डन स्कोर का पता होगा, 7,778। सो लिसनिंग में 8 होते हैं, बाकी के स्कोर 7 ईच होते हैं। सो जब मेरा वो गोल्डन स्कोर फर्स्ट टाइम में ही आ गया, सो फिर हम लोगों को बहुत एकदम उम्मीद हुई कि हम कनाडा के लिए कुछ ना कुछ अब आगे कर सकते हैं। ये कौन सा ईयर था? 2019 का एंड। हाँ जी 19 का एंड था। आइल्स आपने 2019 के एंड में किया। एग्जैक्टली। तो ये जो 2018 से लेकर 2019 तक प्रोक्रेस्टिनेशन चली अभी हुई थी या डायरेक्ट सारा कुछ होना शुरू हो गया था एकदम? नहीं, सोच चल रही थी और मतलब ये चल रही थी कि होता आया करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है, कितनी वर्थ इट है, रिसर्च चल रही थी। उसके क्योंकि पीछे भी कहानी है कि उसके- मैं हाँ। मतलब मैंने ये सोचा कि अच्छा हम 2018 की बात है जब हमें रियलाइज हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन इज गेटिंग वेरी टफ और अब हमें सेकंड अपना कोई ना कोई बैकअप प्लान बनाना होगा। तो जब कनाडा का ख्याल आया, फिर हम लोगों ने अपना एजुकेशन असेसमेंट भेजा कनाडा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट जो थी आगे आएगी वो पीआर अप्लाई करने के लिए। सो जब वो भेजा फिर वो हमने वापस रिफंड भी करवा लिया उसको, क्योंकि मैंने कहा अच्छा हमें बर्फ़ खाने में नहीं जाना, कनाडा इज़ टू कोल्ड और वहाँ पे तो मतलब हम जम जाएंगे, हमें नहीं जाना। तो उस वक्त मेरा माइंड बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम लोग जाएँ वहाँ पे। बट ऐसा ऐसा हालात फिर ऐसे बनते चले गए एक साल में, 2018 के एंड तक होते होते फिर हमने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं हमें जाना चाहिए एंड हमें ये अपना बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो प्रोसेस हमने फिर स्टार्ट किया। सही। तो 2019 में आप लोगों ने फिर अप्लाई किया कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए विच वाज पीआर। 2019 के एंड में हमने शुरू किया प्रोसेस। 2019 में हमने प्रोसेस मतलब वो चल रहा था, वो चीज़ें चल रही थी बीच में, मगर हमें आइडिया हुआ कि ये जो बैचलर है सना का ये इनफ नहीं होगा हमें पीआर दिलवाने के लिए। तो 2019 में सना का मास्टर्स खत्म होने वाला था। 2020 में 2019 में मास्टर्स शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है अगर आप बैचलर खत्म करते हैं तो। पहले ऐसा था, अब वो 3 साल का हो गया है फिलहाल केसेस में। तो उसमें ये होता है कि आपको 2 साल के बाद फिर आपको सोचना पड़ता है वर्क परमिट के बाद कि आपको दोबारा स्टूडेंट वीजे के ऊपर आना है या फिर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या आपको क्या गेम करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में रुकने के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रुकना हमारी प्रायोरिटी इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है। मेरा जो छोटा भाई है सगा वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और उसकी पूरी फैमिली सेट है। मेरी जो बहन है वो भी पीआर पे है। जो मेरी पेरेंट्स थे वो भी 2013 में ऑस्ट्रेलिया में ही थे। तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2016 के अंदर, उनकी जो कब्र है वो भी वहीं पे ही है। और मेरे जो फादर हैं वो अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही है, सिडनी के अंदर रहते हैं। सही। सो मेरी जो फैमिली थी पूरी, मतलब मेरे लिए ये डिसीजन करना कि पूरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया को अपनी फैमिली को सेटल कराना और फिर वहां से मतलब इतनी सेटलमेंट छोड़ के फिर फैमिली को छोड़ के और फिर नए सिरे से फिर सब कुछ छोड़ के जो आप 10 साल में इतनी आप पूरी एक कम्युनिटी बनाते हैं, अपनी एक जॉबों का सिस्टम होता है, करियर होता है, एक उनसीयत होती है उस जगह से, प्लस पढ़ाइयाँ की भी होती है वहाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं रह सक रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं रह सक रहे थे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे जो पॉलिसीज थी वो एंटी इमिग्रेशन हो गई थी। मैं सीधा सीधा आपको ये बता देता हूँ कि एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज थी। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्कर है वो मतलब कनाडा कहता है कि इकोनॉमिकल माइग्रेशन, आप कभी सर्च करें तो या फिर आप कभी यूट्यूब पे देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया कहता है स्किल माइग्रेशन। तो इकोनॉमिकल माइग्रेशन और स्किल माइग्रेशन का फर्क मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इकोनॉमिकल माइग्रेशन में तमाम लोग जो है ना वो चले जाते हैं, जिसमें आप अकाउंटिंग भी कह लें, बुक कीपर भी कह लें, मैकेनिकल भी कह लें, ट्रक ड्राइवर भी कर लें। मगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आपको स्किल जो है वो वीजा के लिए, मतलब स्किल माइग्रेशन के लिए आपको पहले स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है। यानी कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस है जो आपको असेसमेंट्स का पूरा करते हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, जो कि जिससे हम सारे गो थ्रू हुए थे इस तमाम चीज़ों से, लेकिन और कई हज़ारों डॉलर्स पे भी खर्च हुआ। बट उसके बाद जब एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज ऑस्ट्रेलिया की हो गई तो हम लोगों की जो मेरी ऑक्यूपेशन जिसमें मैंने पढ़ाई की थी मास्टर्स एंड बैचलर दोनों ही मैंने अकाउंटिंग में किया था एंड आई वाज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट।
तो वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही थी। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसमें इन्विटेशंस भेजने ही छोड़ दिए, पीआर के ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे उस ज़माने में, बहुत कम कोटा हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्विटेशन आया ही नहीं पीआर अप्लाई करने का। एंड इट टुक लाइक 4 years, इसी तरीके से 4 साल हमारे गुजरे। एंड देन फाइनली फिर हम लोगों ने इसीलिए फिर डिसाइड किया कि जब, क्योंकि वीज़ाज़ के ऊपर रहना बहुत डिफ़िकल्ट काम है बाहर के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, यूके हो, मुझे बाकी मुल्कों का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैं बता सकती हूँ कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बढ़ गई है, तो एनी टाइम अगर अनसर्टेनिटी ऐसी आ जाए तो आप जब वीज़े पे रह रहे होते हो ना, आपकी लाइफ बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। तो उसमें फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि गो बैक टू योर कंट्री, गो बैक टू योर कंट्री, या फिर आपको ये होता है दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आसान अल्फाज में, कि आपको पैसे दे के, आप जैसे दुबई में भी होता है पैसे दे के आपने वीजे खरीद लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है, दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही होता है, जहाँ देसी होते हैं या गोरे भी होते हैं, सब ऐसे ही करते हैं कि वहाँ पे पैसे देके और स्पॉन्सरशिप खरीद लेते हैं, जो 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर की भी होती है। और उसमें भी ऐसे लोगों के साथ धोखा हुआ है कि उन्होंने फ्री में काम किया 2-2, 3-3 साल एम्प्लॉयर्स के साथ, और उसमें बाद में उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भाई अगर तुम इस तरह नहीं करोगे तो तुम्हारा, तो हम जो है गवर्नमेंट अब एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं आप, तो अगर वो चीज जाहिर है अब वो किसके पास जाए बंदा, तो अब आप उस केस में जो एप्लीकेंट होता है वो किसी के पास नहीं जा सकता, ना गवर्नमेंट के पास ना किसी लॉयर के पास, क्योंकि गलती तो दोनों की ही होती है। मगर जो पैसे लेने वाला बंदा होता है, जो पैसे लेने वाला बंदा होता है, वो तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है क्योंकि वो पीआर पे होता है, और बस यही गेम होता है। दूसरी बात ये कि जो नए देखने वाले, मैं उनको ये भी बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में बहुत बड़ा फर्क क्या है जो पीआर को आसान बनाता है, और वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 4 डिग्रियां भी कर लेंगे ना, तो आपको चारों डिग्रियों का अलग अलग असेसमेंट करवाना पड़ता है, जिसको स्किल असेसमेंट कहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क की डिग्री, चाहे वो $5,000 की हो या $5 लाख की हो, डिग्री नहीं मानता जब तक आप एक पर्टिकुलर बॉडी से, जैसे सना ने अकाउंटिंग की, तो आपको आईपीए या सीपीए से उसको $500 में असेसमेंट कराना पड़ता है। आपने पाकिस्तान से 5,000 रुपए की डिग्री की होगी, वो भी आपकी डिग्री $500 में असेसमेंट हो सकती है। तो और कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में कोई असेसमेंट बॉडी नहीं होती। वहां पे जो वो कनाडा की पीआर का प्रोसेस होता है, वो आपने जिस दिन आपने डिग्री की उसके दूसरे दिन आपको जब भी, हाँ, कैनेडियन डिग्री की, तो कैनेडियन डिग्री करने के बाद आपका जो लेटर आपको जब भी मिलेगा, अवार्ड आपको मिलेगा उसका, तो आप डायरेक्टली पॉइंट्स उसके क्लेम कर सकते हैं। आपको किसी बॉडी के पास जाके असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डिग्री को, चाहे वो कोई सी भी हो, आईटी की डिग्री हो या फिर अकाउंटिंग की डिग्री हो, कोई सी भी डिग्री हो, आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया होता है वो मैच करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, और आपके पास अगर आइल्स नहीं है तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपका उसमें भी है, आईटी में भी है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है और अकाउंटिंग में भी है। जबकि कनाडा के अंदर ऐसा होता है कि वहां पे जो आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल है, सिर्फ उसका असेसमेंट अलग होता है और आइल्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग होता है। तो आपका एजुकेशन से आपका आइल्स का कोई लेना देना नहीं है, जो कि पीआर को बहुत स्ट्रीमलाइन और आसान बनाता है। तो अशर भाई इसी चीज से, हाँ सॉरी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि बिकॉज हम लोगों ने इन दोनों ही मुल्कों का प्रोसेस एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसी की बेस पे हम ये बता रहे हैं कि पूरी चीज़ों का लुब्बे लुबाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है ना, इट्स क्वाइट अनसर्टेन एंड ऑल्सो बहुत लेंदी है, वर्सेस जो कनाडा का है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोसेस मीन्स कि जितना भी आप डॉक्यूमेंटेशन जमा करते हो, उसकी असेसमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, until you apply the PR, it's a very straightforward process. सही। As compared to अच्छा, यहीं पे ही वही जो सवाल मेरे जहन में आया था वो ये था कि अशर भाई देखे, जैसे अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी और दुनिया भर से अपने देसी जितने भी हैं निकलना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनके लिए क्या आपकी सजेशन होगी कि आया उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या क्या सिलसिला हो? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान से लोग जो है वो, जैसे भी बात हो रही थी, तो 30-40 लाख लोग ऑलरेडी निकल गए। अब वो जहां जहां उनको जगह मिल रही है, मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में, हर इंसान की एक अपनी लक भी होती है और दूसरा ये कि सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से, अगर मैं देखूं पिछले 10, 11, 12 साल का रिकॉर्ड, तो टेम्परेरी वीजास में हमेशा आसान रहा है एज कम्पेयर टू पीआर में। उन्होंने अभी, अगर आप अभी की जो पिछले हफ्ते की न्यूज देखेंगे, जो लोग स्टूडेंट है, जैसे नए जाने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही अगर सेटिंग करें, तो 2023 और 24 उनके लिए नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 70% अपना जो कोटा है ऑलरेडी कट कर दिया है। जो उनका 10,000 होता था वर्क पीआर के लिए, वर्क वीजास के लिए, और दूसरी भी उसके लिए उन्होंने, क्योंकि कहा कि हमारा अभी जो हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो अकोमोडेट नहीं कर सकते, बहुत सारे
केस ऑफिसर्स कम है, और भी बहुत सारी, इनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास कि वो अभी वीजास को उस तरह प्रोसेस करें। तो कुछ वीजास का टाइम तो 20 साल भी हो गया है, 12 साल हो गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लोग कहते थे, अभी भी काफी दोस्त हैं मेरे जो ऐसे वीजास का वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है, कनाडा में तो स्ट्रेट अवे जो है वो जो मेरा बच्चा है उसको फौरन आप वो किसी भी जो है वो स्टेटस पे हो, चाहे वो आप पीआर पे हो, चाहे या आप विजिट वीजे पे हो, वर्क परमिट पे हो, कहीं पे भी हो, तो आप जो है वो कनाडा में स्ट्रेट अवे जब भी आपका बच्चा पैदा होगा तो वो उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जब आपका बच्चा वहां पे पैदा हो जाता है और अगर आप किसी भी वीजे पे रह रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी 10 साल तक, तो जब वो 10 साल का बच्चा होता है तो उस बच्चे को फिर वो सिटीजनशिप अप्लाई करनी पड़ती है। वो एक प्रोसेस होता है पूरा, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद उसको सिटीजनशिप 10 साल के बाद मिल जाती है। बट इनका क्वेश्चन ये है कि क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सो एडवाइस हम लोग आई थिंक जो लोग स्टूडेंट पे जा रहे हैं, अगर वो लोग तो पीआर को टारगेट कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट होने का, वहाँ सेटलमेंट की अगर वो कोशिश करें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट द कंट्री फॉर देम, बिकॉज 10 से 12 साल वहाँ पे इजी लग जाता है लोगों को सेटल होते होते। बट स्टूडेंट उनका लग जाएगा, आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। स्टूडेंट वीजे पे जो जा रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करें वहाँ पे और कोशिश करें अपनी लक। बट ये कि इफ़ यू कंपेयर अदर कंट्रीज एज वेल, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बैकअप माइंड में जरूर रखें जो लोग पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। सही, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे एक बंदा अभी अर्ली 20s में है तो वो बजाय ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करने के कहीं और, फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा के लिए अगर वो अप्लाई करे तो वहाँ पे ज्यादा जल्दी उसका पासपोर्ट भी चेंज हो सकता है, ज्यादा जल्दी उसको पीआर वगैरह भी मिल सकता है और सेटल भी ज्यादा जल्दी हो सकता है, बहुत ज्यादा जल्दी हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत सारी मिसालें ऐसी देखी हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम कनाडा गए तो हम लोग उबर में भी बैठे और लोगों से भी मिले, जितने भी लोगों से मिले वो सब स्टूडेंट आए हुए थे, और मैक्सिमम टाइम जो उनको हुआ था वो 3 से 4 साल हुआ था, जिसमें 3 से 4 सालों में उन्होंने अपना एक जो स्टूडेंट वीजा था पहले वो कंप्लीट किया, और 1 साल का अगर आप स्टूडेंट वीजा कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 ही साल का जो है वो वर्क परमिट मिलता है। मगर अगर आप कनाडा के अंदर 2 साल का स्टूडेंट वीजा कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो मैक्सिमम 5 इयर्स में लोगों को पीआर परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल गई और 7 साल में दे बिकेम सिटीजन्स, व्हिच इज क्वाइट गुड। जबकि ऑस्ट्रेलिया में 10 से 12 साल इट्स वेरी नॉर्मल। एंड ये हम नहीं कह रहे, हमारा तो अपना एक्सपीरियंस है ही, लेकिन आप 1000 वीडियोस उठा के देख लो लोगों की। YouTube आजकल नहीं तो आप अपने खुद रिसर्च करके भी देख लेना, मतलब एग्जैक्टली बंदे को जहां भी जा रहा है वो जिस मुल्क को भी टारगेट कर रहा है, हम कोई वो ये नहीं कह रहे कि कनाडा बहुत अच्छा है या फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है। आप अपनी सी रिसर्च कर लें। और दूसरी बात ये कि वहां पे अब उन्होंने पूरी चेंज कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसीज वीजास को लेके, और वो ये कहते हैं कि आप इस तरह के कोर्सेज लें जिसके अंदर पीआर हो सकती है, जैसे कि हेल्थ केयर रिलेटेड है, अब उसके अंदर या फिर नर्सिंग है। अब आप काफी लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे साथ के लड़के लड़कियां थे जो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके थे, तो उन्होंने जो है वो हेल्थ केयर में जो है वो अपने आप को वो किया, अब इनरोल करवाया या नर्सिंग के अंदर इनरोल करवाया। तो अब आप ये सोचें, मैं उनसे ये बोलता था कि यार मतलब पीआर के लिए नर्सिंग करना तो किसी की जान के साथ मतलब खेलने वाली बात है। सोचो एक ट्रेड्स का पर्सन जो प्लम्बर हो, अगर सोचें कि अगर उसको नहीं हो रही है तो वो नर्स बन जाए या डॉक्टर या सर्जन बनने की कोशिश करे, लेकिन सो डिफरेंट। वो तो अलग बात है कि आपकी फील्ड ही यही है, आपकी फील्ड ही यही है। वो तो हमारे जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि लड़के लड़कियां 9 मैट्रिक से ही ये चीज सोच के चलते हैं कि यार हमें डॉक्टर बनना है या नर्स बनना है, तो वो उसी हिसाब से अपने आपको जो है वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और ये सब चीजें करते हैं। मगर आपको अगर जबरदस्ती कोई भी काम करना पड़े जिंदगी में, चाहे वो कोई भी काम हो, जबरदस्ती कोई भी करना पड़ेगा, तो आप सोचें फिर मतलब आगे चल के मरीजों का क्या हाल होगा। तो भाई अल्लाह अच्छा चलें, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन आपके 2019-2020 के सफर तक। फिर उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई किया फॉर कनाडा? ये तो डिसीजन आप लोग ले चुके थे कि यार यहाँ पे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, अब अप्लाई करना है कनाडा के लिए। कैसे अप्लाई किया, क्या क्या चीजें माइंड में रखी, सबसे पहले क्या स्टेप्स किए? तो थोड़ा सा मतलब आप उसको अगर एक्सप्लेन करके बता दें तो इजी हो जाएगा देखने वालों के लिए। एग्जैक्टली। सो कनाडा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है परमानेंट रेजिडेंसी, सबसे पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। और प्रोफाइल के लिए हम लोगों को क्वालिफिकेशन असेसमेंट करवाना पड़ता है। क्वालिफिकेशन असेसमेंट होता है वहाँ का ECA बॉडी है वहाँ की, तो वहाँ से हो जाता है WES करके। और वहाँ से फिर जब क्वालिफिकेशंस आपकी एक्सेस हो जाती हैं कंपेरेबल टू कैनेडियन, यानी कि जैसे आपने पाकिस्तान में बैचलर किया हुआ है तो मे बी कंपेरेबल टू बैचलर हो जाए या उससे कम। पाकिस्तान का यूजुअली डिप्लोमा होता है, इस तरह का मास्टर्स किया हुआ है तो वो बैचलर के बराबर होता है। मेरा ऑस्ट्रेलिया का मास्टर्स था तो वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स ही रहा। सही।
तो इस तरह वो कंपैरिजन हो जाता है। वंस यू गेट दैट सर्टिफिकेट तो फिर वो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको एक पॉइंट्स पूरे पूल से गुजरना होता है, पॉइंट्स जमा करने होते हैं, और इसके अलावा आइल्स होता है। मुखल्लत अल अमीरी साराज परफ्यूम की बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऊद और ज़बरदस्त किस्म की अरबिक टच की परफ्यूम है। अगर आप लोगों को लेनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जाके ले सकते हैं। और इन लोगों के पास 10 से ज़्यादा परफ्यूम्स हैं और उस सब की प्राइसेस जो हैं वो 4500 ईच हैं बिफोर डिस्काउंट। लेकिन अभी कोई ना कोई डिस्काउंट लगा हुआ, ज़रा इस लिंक पे जाके टैप करो और फ़ौरन जाके लो। ऑल ओवर पाकिस्तान इन लोगों की डिलीवरी है। सबसे पहले आपको होता है CRS कैलकुलेटर। CRS कैलकुलेटर जो होता है वो आपको बताता है कि आया आप एक्सप्रेस एंट्री में या फिर किसी भी ऐसी जो आप एक्सप्रेस एंट्री के अलावा जो और दूसरे PNP प्रोग्राम होते हैं या और दूसरे प्रोग्राम होते हैं, आप एलिजिबिलिटी में आते भी हैं या नहीं आते। CRS कैलकुलेटर, और CRS कैलकुलेटर जो होता है वो आप गूगल पे जाएंगे, अब आप सर्च करेंगे तो आपको फौरन मिल जाएगा। सो CRS कैलकुलेटर में आप अपनी एज डालते हैं, आप अपनी एजुकेशन डालते हैं, मैरिटल स्टेटस डालते हैं और क्वालिफिकेशन डालते हैं, वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं, अगर आप जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट होता है। और सामने अगर आपकी जो है वो अगर आप सिंगल हैं तो आपको उसके अलग पॉइंट्स मिलेंगे, मगर आप अगर शादीशुदा हैं जैसे कि आप हैं माशाल्लाह से, तो आपकी अगर वाइफ ने या फिर आपके स्पाउस जो भी हस्बैंड होता है, अगर उसने जितना भी पढ़ा हुआ है तो आप उसके हिसाब से जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स डालेंगे कि आपके पास कैनेडियन क्वालिफिकेशन है, पाकिस्तानी है, जहां की भी है, तो वो अगर आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कितने पानी में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है। उसके बाद ये सना वाला आ जाएगा जो सना ने बताया कि सही है। और फिर आइल्स करना होता है, फिर आइल्स करना होता है आपको। और आइल्स जो है वो मेन यही थी क्योंकि सना जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट थी हमारे वाले केस में और मैं सेकेंडरी था। तो दोनों अगर आप दोनों को आपको आइल्स करना पड़ता है, और जो प्राइमरी वाला होता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा मैक्सिमम होते हैं एज कम्पेयर टू जो सेकेंडरी वाले होते हैं, उसके भी होते हैं मगर जो प्राइमरी होते हैं उसके ज्यादा होते हैं। और दोनों को जनरल आइल्स करना होता है, एकेडमिक नहीं चलता अगर आप PR अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल आइल्स करना होता है। साथ में आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन होती है वो ECA करवानी पड़ती है। मतलब चीजें पैरेलल भी चल सकती हैं, आप चाहो तो आइल्स और क्वालिफिकेशन दोनों को साथ साथ ही आप असेसमेंट करो और आइल्स भी साथ साथ कर लो। व्हेन यू गेट द गोल्डन स्कोर 7778 तो फिर आप काफी करीब पहुंच जाते हो। लाइक कनाडा की इमिग्रेशन में बहुत बड़े पॉइंट्स मिलते हैं उसके, या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी आपने ये सबसे पहले तो प्रोफाइल CRS कैलकुलेटर से अपने पॉइंट्स कैलकुलेट किए, फिर दूसरा आपने आइल्स के लिए वो कर लिया, वेस्ट करवाने के लिए आपने अपने डिग्रीज दे दी। फिर उसके बाद नंबर 4 ये है कि आपने प्रोफाइल बना के अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसके ऊपर सबमिट कराए एंड देन नहीं अब हाँ एग्जैक्टली आपने ये करना होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं कराने होते, आपको ये करना होता है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपको इनविटेशन का वेट करना पड़ता है। सही है कि आपको कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन कब आएगा, और इनविटेशन का जो एक प्रोसीजर होता है वो ये होता है ITA जिसको कहलाते हैं जी। सो ITA आपको ऐसे आता है कि आप जो उनके पॉइंट्स होते हैं जो उस वक्त अभी करंटली 500 से ऊपर चल रहे हैं, तो हमारे केस में क्या था कि हमारे केस में 473 हमारे पॉइंट्स थे, और जो उस वक्त के पॉइंट्स करंट पॉइंट चल रहे थे तो वो 467 या 468 के अराउंड चल रहे थे। ओके तो किस्मत थी हमारी, बस ये लक कह लें, लक का गेम कह लें, या फिर वो कह लें आज तक 473 का पॉइंट्स का जो राउंड था वो नहीं चला, और वो चला था 23 दिसंबर 2020 को कोविड के दौरान। कोविड के दौरान वो लास्ट राउंड था जो 473 का चला था, और सना का मास्टर्स हुआ था कंप्लीट 1 अक्टूबर 2020 को। तो जैसे ही मास्टर सना ने मास्टर्स किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे हम लोग, और बड़ा मुश्किल टाइम था वो कोविड का, आपको पता ही 2020 कैसा साल था क्या था। तो सना ने जैसे ही मास्टर्स किया, मैंने फॉरन DHL के थ्रू जो है वो सना की जो डिग्रीज थी वो ECA करने के लिए कनाडा भेजी। और वो जब मैं उनको ईमेल करता रहता था, सना बोलती थी कि मतलब क्यों कर रहे हैं ईमेल, क्यों कर रहे हैं कनाडा वालों को, क्या मतलब प्रोसेसिंग का टाइम होता है। उन्होंने बताया कि जनवरी में आएगा, 2020 जनवरी जो 2021 जनवरी में आएगा असेसमेंट होके, तो आ जाएगा। तो शने का नहीं मैं ईमेल करता रहूंगा। एक होती ना इंसान को क्यूरियोसिटी होती है, मगर वो पहले ही आ गया। ऑलमोस्ट 20 दिन पहले ही हमारा असेसमेंट आ गया, एंड बिकॉज लक थी तो उसके 6 दिन के बाद ही राउंड चले इनविटेशंस के, और हमारा इनविटेशन कनाडा के लिए आ गया। सही। बट इसके बीच में हम लोगों ने ये सब किया था, आइल्स, और यशर ने भी क्वालिफिकेशंस अपनी असेसमेंट करवाई थी, एंड यशर ने भी आइल्स किया था। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन होती है ये मेरे ख्याल से डायनामिक होती है कि आप अगर बीच में आइल्स का अगर स्कोर आपका अच्छा नहीं आया तो आप दोबारा से आइल्स करके उसको अपडेट कर दें, तो वो ये होता है कि फिर वो स्कोर आपका बढ़ जाता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। आपके आइल्स के ऊपर जो है वो, जैसे अब आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल तो आपके एक दफा होगा ऐसे, बिल्कुल सही है, तो वो तो आप ऊपर नीचे उसको छेड़ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, मगर आप आइल्स के ऊपर
अगर जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और काफी, और जो अगर प्राइमरी एप्लीकेंट का अगर आप सुनेंगे तो 40 पॉइंट जो है ना आपके ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का जो है वो रेशो होता है, फर्क आ जाता है। अगर आप 0.5 रीडिंग में बढ़ा देंगे मतलब 7.5 हो जाएगा रीडिंग, और आई थिंक उसमें लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके 8 हाँ। आ रहे हैं और आप 8.5 कर सकते हो तो डू दैट, क्योंकि उसके पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं। प्राइमरी कैंडिडेट प्राइमरी एप्लीकेंट की जो है वो उसके अगर जो भी है प्राइमरी एप्लीकेंट, सेकेंडरी का इतना ज्यादा नहीं होता है, मगर प्राइमरी एप्लीकेंट मेरे की ख्याल से सेकेंडरी के 15 या 20 पॉइंट 15-20 है, मगर अगर प्राइमरी सेकेंडरी के 15 या 20 है और प्राइमरी के आई थिंक 30 to 40 पॉइंट्स ऊपर नीचे आराम से हो जाते हैं। और वो 30-40 ऊपर नीचे होने में ये होता है कि आपको या तो इनविटेशन आ सकता है या नहीं आ सकता। प्लस एग्जैक्टली। आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, आप अगर यूज कर लो इसको, बाय सैलरी स्लिप्स बाय और एम्प्लॉयमेंट लेटर, तो फिर उसके अलग पॉइंट्स होंगे। 3 साल का मैक्सिमम होते हैं पॉइंट्स मिलते हैं, एंड मैक्सिमम अगर आपको पॉइंट्स लेने हैं तो वो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम होना जरूरी है। एंड वो जब होता है तो उसके बाद फिर आपका गेम ही चेंज हो जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल आया, क्योंकि हम देसी हैं और हम देसियों का माइंड स्टार्ट पूरे प्रोसीजर से नहीं, जुगाड़ से होता है। तो इस पूरे बीच में अगर हम कोई जुगाड़ लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि हम कनाडा का फेक वर्क एक्सपीरियंस बनाना चाहें, या अपना वर्क एक्सपीरियंस जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का फेक एक्सपीरियंस बनाना चाहें, या डिग्री फेक हो या कुछ इस टाइप का हो और वो पकड़ी जाए, तो क्या होता है? तो 5 साल का सीधा बैन लग जाता है। ठीक है। तो जो भी एप्लीकेंट होगा, अगर वो उसके साथ पूरी फैमिली होगी तो पूरी फैमिली को स्ट्रेट अवे 5 साल का बैन लग जाता है। और वो फिर उसके बाद फिर वो ब्लैकलिस्ट भी हो जाता है। मतलब अगर आप दूसरी जगह फिर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहेंगे तो उनके पास जब आपका बायोमेट्रिक होता है कनाडा का, तो उसमें आपका जो वो बायोमेट्रिक 10 साल के लिए वैलिड होता है, जब भी होता है। तो जब भी आपके साथ इस तरह का इनकाउंटर होगा, या जब भी आपको रिजेक्शन होगी ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, तो वो आपके ऊपर धब्बा आ जाएगा। अगर एक दफा मतलब रिजेक्शन नॉर्मली हो सकती है कि भाई आप के वापस नहीं जाएंगे, आपके टाइज नहीं लगते, तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप दोबारा बार बार अप्लाई करके आप उनको बता सकते हैं कि हाँ यार मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा, या व्हाटएवर जो भी है। टेम्परेरी वीजास में, पीआर में तो आपको ये सब दिखाना भी नहीं होता कि वापस पाकिस्तान जाएंगे। मगर अगर आप कोई भी वीजा अप्लाई करें, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, और फेक डॉक्यूमेंट आपके पकड़े जाते हैं किसी भी केस में, तो आपको सीधा ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो, आपको बैन लग जाएगा और वो सारे मुल्कों में उनके पास रेड अलर्ट आ जाएगा। फिर आपका मतलब अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है। इयर्स के बाद भी और कोई वीजा लेना भी उस मुल्क के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग विजिट वीजा। आपका नहीं लग पाएगा, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी ना, क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब आपका फेक हो जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स अब दिए हैं, तो आपको अगर बाद में अगर आप वो देंगे 5 साल के बाद, वैसे तो 5 साल में बंदा वैसे ही खत्म कर देता है वो सब चीजें, तो आप दोबारा अगर वो करेंगे तो जाहिर है वो चेक करेंगे कि नहीं, वो दोबारा आपको बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे। हाँ, में आप आ ही जाओगे। अच्छा, इस सब के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये आती है कि पैसे कितने होने चाहिए? डिपेंड करता है वही बात कि आप कौन सा वीजा अप्लाई करें। जैसे अगर हम पीआर की बात कर रहे हैं पूरे उसमें, हाँ, सो अगर हम पीआर की बात कर रहे हैं तो आप पीआर के लिए कनाडा में बहुत कम पैसे लगते हैं। मतलब जो फीस है वो $1,500 है पर पर्सन। अगर मेन एप्लीकेंट की है, जैसे सना की थी $1,500, मेरी थी $1,500 और बच्चों की थी $500। तो 2,500-3 हजार का गेम होता है अगर आपकी फैमिली 3-4 लोग हैं। बहुत सस्ती पीआर है अगर एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया में जो मेन एप्लीकेंट की फीस होती है वही 4,000 से लेके 8,000 तक अब आ जा रही है। और फिर उसके बाद जो है वो आपके सेकेंडरी एप्लीकेंट्स होते हैं, बच्चों की फीस होती है। तो जो टोटल गेम होता है वो $10,000 से $15,000 तक का गेम होता है। सही। और अगर आप कनाडा की बात कर रहे हैं तो $3,000 मैक्सिमम आपको चाहिए होंगे, जिसमें सब कुछ होता है। 6 लाख रुपए। सही। अच्छा, नहीं ये तो आपने उसका बता दिया ना, फीस वगैरह का बता दिया। जो फंड्स आपको शो करने होते हैं वो कितने? अच्छा, फंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो फैमिली थी वो 4 थी माशाल्लाह से। जो 5 ये जो तीसरे हैं वो वहां पे हुए हैं। तो अगर फैमिली ऑफ आपकी 4 होती है तो आपको फंड्स उसी तरह से दिखाने पड़ते हैं। तो उसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये कहते हैं कि आपको 25,000 कैनेडियन डॉलर्स तक आपको शो मनी होनी चाहिए आपके पास। और शो मनी आपके पास जो होनी चाहिए वो लिक्विड मनी होनी चाहिए। काफी लोग ये कहते हैं कि यार मेरे पास तो 2 करोड़ का घर है, तो वो मैं वो शो करा दूंगा तो ये हो जाएगा, मेरे पास प्रोविडेंट फंड है ये शो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो मनी जो है वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, या फिर आपका जो सेकेंडरी एप्लीकेंट होता है आपकी वाइफ या हस्बैंड, वाइस वर्सा, एक्सेसिबल मनी होनी चाहिए। और एटलीस्ट 6 मंथ्स आपका पुरानी मतलब ऐसी मनी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो ऐसे पैसे हो कि आपने अपने भाई से बोला कि जो है वो यार जरा जो है वो 25,000 मतलब 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, या इन्वेस्टर से बोले कि 50,000 डाल दो, तो वो देख लेंगे कि यार ये चीज सही नहीं है। इनके पास अभी जो है वो, या तो फिर आपके पास ऐसी
अगर आप डलवा रहे हैं या कुछ हो तो उसके पास मनी ट्रेल होनी चाहिए कि अगर आपने कोई गाड़ी बेची है, अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से गाड़ियां भी 50 लाख की गाड़ी नॉर्मल आ जाती है, 1 करोड़ की भी गाड़ी आ जाती है, तो वो आपके पास उसका एक मनी ट्रेल होनी चाहिए कि वो 50 लाख आपके पास कहाँ से आए। सही। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब किसी से आपने लेके डलवा दिए तो वो आपको उसमें शेकी होगा और वो आपसे वो प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे उस बेस के ऊपर, मगर वो प्रूफ मांगेंगे। वो प्रूफ मांगेंगे कि आपके पास आपकी जो इनकम है वो तो भाई 2 लाख रुपए है, सही। सही है, आप बता रहे होंगे 2 लाख रुपए, उसका कोई इशू नहीं है, मगर ये आपके पास जो 50 लाख रुपए आए, जो 25,000 कैनेडियन आए, मतलब वो कहाँ से आए, आपने से आए? कैसे जनरेट की इतनी इनकम। अच्छा, फिर ये जो पैसे होते हैं ये आपको लेके जाने होते हैं साथ? ये बिल्कुल आपको लेके जाने होते हैं, मगर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कनाडा की गवर्नमेंट एट द लैंडिंग टाइम, अच्छा इसमें चलो मैं इसको पहले फिनिश, सो आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पैसे आपको लेके जाने होते हैं क्योंकि आपको उस वक्त अपने लिक्विड फंड दिखाने होते हैं। तो हमें भी लोग कहते थे कि यार इतने पैसे लेकर आने होंगे, यहाँ पे ये होगा और वो होगा। वो कनाडा की गवर्नमेंट सही कहती है क्योंकि आजकल आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, तो वो लिविंग कॉस्ट होती है आपकी, मतलब वो कनाडा की गवर्नमेंट को उस पैसों से कोई लेना देना नहीं होता, वो पैसे आपके अपने ऊपर ही लगने वाले होते हैं। जैसे कि आपने रेंटा कार लेनी है, एयरबीएनबी लेना है, घर नया लेना है, मतलब रेंट के ऊपर घर, मतलब जब तक जाके आप बैठे हैं तो वो आपके खर्चे के पैसे होते हैं। एग्जैक्टली मतलब वो कनाडा की कोई गवर्नमेंट वो नहीं लेगी, वो आपके अपना सेटलमेंट फंड होंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि पैसे जो शो कराने होते हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। हाँ वो आप सही कह रहे हैं, मैं इसलिए मैंने ये चीज बताई कि कैनेडियन गवर्नमेंट को देने नहीं होते ना कुछ करने होते हैं, वो हमारे अपने ही, जो भी आप लोग जा रहे होंगे वो आपके अपने ही सेटलमेंट फंड के लिए आपको खुद ही काम में और आएंगे। आपके ही बैंक अकाउंट में होंगे वो, तो कोई भी पैसे कैनेडियन गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे, आप ही के पास होंगे और आप ही के सेटलमेंट में वो आप सही। उसमें काम में ला सकते हो। 2022 में आप लोग पहुंचे कनाडा, आगे क्या हुआ? 2022 में हम लोग पहुंचे कनाडा, अक्टूबर 5 था, ऑलमोस्ट 1 साल 11 महीने में हो ही जाएंगे अब। सो हम जब पहुंचे तो काफी लोग ये कहते थे कि यार कनाडा में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा की प्रॉब्लम्स बता देते और हैं, ठंडक बहुत है। हाँ ठंडक बहुत पहली है, बात मतलब तो ये ये कहते थे कि because अभी ठंड विंटर में मत बहुत जाओ। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा था, ऑल दो कि हम लोग जून तक रह सकते थे इस साल के 2023 तक के, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का था, मगर हम लोगों ने कहा कि यार मतलब कितने विंटर हम जो है वो नहीं अवॉइड करेंगे। हाँ। एक विंटर चलो अवॉइड कर दिया, मगर फिर नेक्स्ट विंटर मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि हर विंटर के अंदर ही छोड़ के चले जाएंगे। और विंटर ठीक ठाक खतरनाक होता है, लाइक कनाडा का विंटर किसी को अगर ना पता हो तो 4 महीने रहता है टोरंटो में, हम जहाँ पे रहते हैं, और अक्टूबर से नवंबर से स्टार्ट होता है, बर्फ स्टार्ट होती है हल्की हल्की, और फिर जनवरी फरवरी में पीक होता है विच गोज अबाउट -30 -40, और 2 महीने आपको ऐसे गुजारने होते हैं। बीच बीच में तूफान बर्फ के आते हैं, थोड़ा सा हैजल होता है, उसके बाद फिर फाइनली 4 महीने बाद डिप्रेशन होता है, और विंटर डिप्रेशन जो हमने फर्स्ट टाइम देखा, मतलब जिंदगी में कभी नहीं देखा। पाकिस्तान में हम रहे हमेशा, और पाकिस्तान में सूरज निकलता है, आपको पता ही है, आप तो सऊदी अरब में रहते हैं तो हाँ, तो यहाँ पे मतलब जो विंटर डिप्रेशन के बारे में लोगों से सुना करते थे, वो हमने वाकई में खुद उसको एक्सपीरियंस किया। बैठे रहते थे हम लोग, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं थी, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर आपको ऐसा होता था हमें कई टाइम के ब्रेक डाउन हो जाता था, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, जैसे कहीं हाँ मतलब कैद है या क्या हो रहा है, मतलब इतनी डार्कनेस होती थी। हाँ, बादल बहुत होते हैं वहाँ पे, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट विंटर वहाँ जाते ही देखा, 1 महीने में हमारा विंटर शुरू हो गया था। बाकी घर हम लोगों ने एयरबीएनबी, पहले हम 1 महीना रुके थे, सो वो तो हम लोगों का टाइम सही स्पेंड हो गया था। वही सेटलमेंट फंड्स जो होते हैं आपके इसमें काम आते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं है, जब तक 2-3 महीने जब तक आपकी जॉब नहीं है, तो वो सेटलमेंट फंड्स ही आपको जो है वो वापस सेटल कराए। सही। सो एयरबीएनबी और फिर उसके बाद रेंट पे आपको घर मिल जाता है, आप सर्च करो, तो हम लोगों को 1 महीने बाद। तो आप लोग जब गए हैं जाके, किस तरीके से सारा प्रोसीजर हुआ, क्या किया? घर लिया, एयरबीएनबी लिया, फिर उसके बाद उसमें ही रहे, फिर उसके बाद घर रेंट पे लिया, तो ये सारा जरा बताएं इसके बारे में। पहले कैसा रहा कि एक्सपीरियंस? जब ऑस्ट्रेलिया में हम लोग थे तो हमने पहले से ही देखना शुरू कर दिया था, और सन्ना जो है वो फेसबुक, कहाँ गए कनाडा के अंदर? कनाडा के अंदर हम लोग जब फर्स्ट गए तो मतलब हमने पहले हम सोचते थे कि हम कैलगरी, हाँ तो कनाडा के अंदर जब हम लोग पहले सोचते थे, जब एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे थे कि कैलगरी जाएंगे, क्योंकि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू अदर सिटीज बेहतर थी, जो कि अब खैर वो भी आउट ऑफ द रेंज हो गई है। सो एनीवे हम लोग सोचते थे कि यार वहां जाएंगे, फिर हमने बाद में सोचा कि टोरंटो के अंदर क्योंकि ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ा जो है वो सूबा है, ओंटारियो जो है, अगर मैं बात करूं प्रोवेंस इटसेल्फ, टोरंटो उसके अंदर आता है, तो वो बड़ा जो है वो शहर है, वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी, और हम लोग बिल्कुल सही थे। आज भी अगर मैं ये बोलूं कि टोरंटो जाहिर है बेटर है, तो बहुत बेटर है। हम लोग फर्स्ट लैंडिंग हमने टोरंटो में की, हम लोग कहीं भी जा सकते थे, हम FSW के अंदर प्रोग्राम में गए थे, तो कोई ऐसा नहीं था हमें एक लीगल बाउंडिंग कि हम
किसी एक टोरंटो में ही जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं, हम कहीं भी जा सकते थे। तो फर्स्ट लैंडिंग हमने टोरंटो के अंदर ही की। तो उसके बाद टोरंटो ज़ाहिर है महंगा था, तो हमने सोच के गए थे, तो हमने पहले 15 दिन का एयरबीएनबी बुक कर लिया था वहां पे मिसिसागा के अंदर। सो मिसिसागा जो है वो जस्ट लाइक कराची, मतलब आपको वहां पे समोसे भी मिल जाएंगे, पकौड़े, कराची का देसी कबाब, माहौल। देसी माहौल, 2-2 3-3 बजे तक कैफेज खुले हुए हैं, फुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कनाडा के अंदर घूम भी रहे हैं, ऐसे भी इलाके। सो एनीवे हम लोग वहां पे गए और वहां पे शुरू में जो है वो हमारे साथ स्कैम भी हुआ एक बहुत बड़ा, और वो पाकिस्तानी देसी रियल्टर थी, तो उन्होंने हमारे साथ एक जबरदस्त स्कैम भी किया। और वो स्कैम ये था कि फेसबुक ग्रुप जैसे बने हुए होते हैं, तो टोरंटो का भी एक ग्रुप बना हुआ था, वहां से जो है वो सना ने काफी लोगों से बातचीत करके जो है वो एक रियल्टर को पकड़ा है, एक रियल्टर एग्जैक्टली एक रियल्टर को जो है पकड़ा फेसबुक से, तो बोला भाई कि हम लोग 15 दिन में आ रहे हैं कनाडा में, तो हम लोगों के लिए घर ढूंढना है। तो उसने कहा कोई मसला ही नहीं, आ जाओ। फिर हम जब वहाँ पहुंचे तो उसी रियल्टर से हम कांटेक्ट में थे, तो पहले ही हफ्ते में उसने हमसे कुछ पेपर साइन करवा लिए, और हमें लगा कि इट माइट बी अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। और फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है तो हम थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, हम नए नए मुल्क में जाके ऐसे वनरेबल सिचुएशन में होते हैं, तो वहाँ के लोगों पे ट्रस्ट करते हैं कि उनको प्रोसेस पता है एंड दे विल डू द राइट थिंग। तो कुछ पेपर्स उन्होंने साइन करवा लिए, पता चला कि वो पेपर्स मतलब उन्होंने हमें बाउंड कर दिया उसके लिए कि हम 3 मतलब महीने के लिए उनके अलावा हाँ। कोई और रियल्टर इस्तेमाल नहीं Hire नहीं कर कर सकते। अब वो सकते। भले जो भी हाँ। सर्विसेज हमें ख़राब सर्विस दे रही हो, हमें हम कुछ नहीं कर सकते थे इन दैट केस। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ फ्रॉड जो हमारे साथ थोड़ा हुआ, और उसकी वजह से फिर हम लोग आगे काफ़ी बाउंड हो गए थे। बेहतर हम किसी और रियल्टर को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। तो ये कि बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन उस वक्त हम लोगों को थोड़ा वो चैलेंजिंग सिचुएशन उस वक्त आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम निकल गए थे। सही सही। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाके क्या किस तरीके से जॉब की या क्या किया? नहीं, वहां पे मैंने जाके उबर वगैरह चलाई। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी उबर चलाता था, काफी एक्सपीरियंस था, तो मैं जॉब भी करता था साथ में, मतलब 3-3 जॉबें मैं एक साथ करता था। एक जॉब अपनी नॉर्मल करता था, तो मैं जो मेनली सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड से था। वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एप्पल का एक वेयर हाउस था, जो मेन एप्पल जहाँ से आपके ये जितने भी मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, एप्पल के जितने भी आते हैं, वहां पे मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंचार्ज था। तो वहां से फिर साथ में जो है वो मैं उबर करता था, क्योंकि जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में इतनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग थी और वीजास की इतनी फीस थी कि आप एक सैलरी के अंदर ऑब्वियसली गुजारा नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीजें करता था, फिर साथ में उबर भी करता था। तो मैंने कनाडा के अंदर भी जाके उबर ही स्टार्ट किया, और फिर साथ में व्लॉगिंग भी चलती रही, और ये सब चलता रहा। क्योंकि जो है वो बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे, जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे शुरू में ही, तो जो इतनी सर्दी होती है वहाँ पे, हम लोग इतने आदी नहीं थे कि यार टोपे लगा के घूमे, ग्लव्स पहने, ये करें वो करें, तो आदत कभी थी ही नहीं -35 -45 खाने की। तो जब हम लोग गए तो ये हमें जो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था वो भी लगा। ऑब्वियसली कल्चरल शॉक मैं आपको इसलिए थोड़ा सा कहूंगा, वेदर शॉक तो लगा हमें, मगर कल्चरल शॉक हमें थोड़ा सा इसलिए लगा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अगर कंपैरिजन करूं, कि ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऐसे ही कहूंगा मैं, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी बंदे पे, किसी भी सर्विसेज पे, किसी भी बिजनेस पे। आंख बंद करके कंज्यूमर राइट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपके साथ बिजनेस कोई गेम करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो कंज्यूमर जो फेयर वर्क होता है वहां पे, उसकी जो है ना वो बिजनेस की विकटें उखाड़ के रख देता है वहां पे, और जो कंज्यूमर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है हर तरह से। कनाडा में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा लोग जो है वो लाइक ट्रस्ट नहीं कर सकते आपको, बहुत ही जैसे पाकिस्तान में हम करते हैं कि बहुत आंखें खोल के हर पेपर को साइन करो, और कंज्यूमर मतलब कहाँ जाएगा, कोई उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे है ऐसी चीज़ें बनी हुई, ऐसे इदारे हैं जो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट टाइम। मतलब हमें लगा कि वो थोड़ा वीक है। हाँ, अभी भी जो है वो कनाडा इस मामले में मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया से काफी वीक है कंज्यूमर राइट्स और ये सब चीजों को लेके, क्योंकि काफी स्कैम्स हो रहे हैं और कनाडा के अंदर जो देसी कम्युनिटी कर रही है वो चाहे पकड़ रही है। हाँ। तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। तो ये हमें कल्चरल शॉक लगा था। और दूसरी बात जो वेदर शॉक अशर बात कर रहे थे उसकी, कि वो बीमार हो गए थे, बीमार हो गया था उस वजह से, वो चक्कर आने शुरू हो गए थे, वर्टिगो हो गया था। मैंने आप लोगों के व्लॉग में देखा था वो जब एम्बुलेंस वगैरह ये सारा सीन हुआ था, 2 महीने के अंदर ही हो गया था। ओके, तो वो विंटर की वजह से हो गया, वो विंटर की वजह से था। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, काफी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ही आपको जो है वो ऐसी लाखों की तादाद में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिनके व्यूज भी मिलियंस में आए हुए, लाखों में आए हुए, कि कनाडा का जो मेडिकल सिस्टम है वो डिजास्टरस है। वहां पे लोग मर जाते हैं, वहां पे 8-8 10-10 घंटे डॉक्टर नहीं है। तो ये मतलब आपको दबा के मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहां पे भी लोग जिंदा रहते हैं, बच्चे भी हो रहे हैं माशाल्लाह से, भी यहीं भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही हुआ। मगर आपको सिस्टम को समझना पड़ता है। पाकिस्तान में से हम लोग जाते हैं, इंडिया से मोस्टली लोग जाते हैं, तो वो
जो हम लोग होते हैं वो सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं और जो है वो हमेशा प्राइवेट सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं कि जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए फौरन ना इमरजेंसी के अंदर उन्होंने पैसे हमसे लिए कि भाई 2,000 रुपए यहाँ पर्ची ले लें, 5,000 की ये पर्ची ले लें, जाए एक्सरे करवा के जाए वो दवाइयां लेकर आए, ये कराएं। कनाडा में ऐसा नहीं होता, वहां पे आपके पास हेल्थ कार्ड होता है और वहां पे आपको जो लोग PR पे होते हैं, वर्क परमिट पे भी बहुत सहूलतें हैं, वो एक अलग चीज है। तो वहां भी होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम इंतजार करना होता है, किसी जगह 4-4, 6-6, 8-8 घंटे भी लग सकते हैं आपको, क्योंकि वो एक सबके लिए एक बराबरी वाला सिस्टम है। जो मेडिकल है वो सबके लिए बराबर है, चाहे आपकी $1 मिलियन की सैलरी हो या सामने वाला जो है वो होमलेस हो, जो पहले आएगा उसी को ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अगर आप वीगो में बैठ के आ रहे हैं, 4 गार्ड हैं तो आपको फौरन अंदर लेके ऐसा नहीं होता वहां पे। मटेरियलिस्टिक वो नहीं है, वहां पे कोई वो नहीं होता, वो सबके साथ बराबरी है, चाहे वो मेडिकल आप ले लें, चाहे वो एजुकेशन ले लें। अगर आपके पास $1 मिलियन की सैलरी है तो आपका बच्चा भी उसी जो है वो स्कूल का सिस्टम पार्ट होगा जिसमें जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। सही। तो पाकिस्तान इंडिया में तो ऐसा है नहीं ये चीज। तो स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे तो जो है वो 3-4 क्लासेस होती है, जैसे कि मिडिल क्लास की अलग है, लोअर क्लास की अलग है और उसमें अपर क्लास की अलग है, और अपर की जो है वो अलग होती है, A-O लेवल जो होते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं। ये कनाडा के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया और ऐसे मुल्कों के अंदर आपको देखने को मिलती है जो डाइवर्सिटी होती है और जो वाकई में वहाँ पे गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम करती है, वो जबरदस्त। तो जैसे इमरजेंसी में 8-10 घंटे लोग बोलते लग जाते हैं, वो उसका यही रीजन है कि वो तमाम लोगों को बराबरी की तरह Exactly. कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको कोई स्पेशल उसमें, हाँ जैसे कोई ज्यादा दर्द में होता है तो दे डू सीट। हम लोग गए थे इमरजेंसी में जब अशर को दिखाने, तो अशर तो एम्बुलेंस में थे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी थी। बट ये कि बहुत सारे और भी लोग इमरजेंसी में आए थे किडनी वगैरह का पेन देखे, तो विद इन 1 to 2 आवर्स उन्होंने देख लिया था। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा ये बात की जो है ना, क्योंकि मेरी अम्मी काफी बीमार रहती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने ये सीख लिया था। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्टली यही है, 8-8, 10-10 घंटे लगते हैं। मतलब सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि कनाडा के अंदर ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्टली यही फॉलो होता है, और आज से नहीं, कोविड से बहुत पहले से होता है। तो जो लोग देख रहे होंगे वो समझ सकते होंगे, बताना जरूर कमेंट्स के अंदर। तो यही होता है कि हमने समझ गए थे कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे, अव्वल तो मैं जा नहीं सकता था, अगर उबर वगैरह मंगवा के जाएंगे हमारे जो, तो भी वो कहेंगे कि जाहिर है आपकी इतनी इमरजेंसी है नहीं, आपको जो है वो 4-5 घंटे वेट करना ही पड़ेगा। तो हमने ये किया कि भाई एम्बुलेंस को कॉल कर ली, सना ने स्ट्रेट अवे कॉल किया और 3 मिनट में, लिटरली 3 मिनट में एम्बुलेंस आई। 911 पे हम कॉल करते हैं, 3 मिनट में एम्बुलेंस आई और वो आते ही इन्होंने ट्रीटमेंट मुझे देना शुरू कर दिया। ECG वगैरह चेक किया, हार्ट रेट ये जो होती है, और ब्लड प्रेशर चेक किया, ये सब कुछ किया। सो डॉक्टर की ये खास बात होती है वहाँ पे, कैनेडियन हो या ऑस्ट्रेलियन हो, मेडिकल सिस्टम दोनों मुल्कों का ही जबरदस्त है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो डॉक्टर ने मुझे आधे घंटे में ही डायग्नोस करके बता दिया कि आपको वर्टिगो है। मुझे तो पता नहीं था कि वर्टिगो क्या होता है। मतलब उसमें ये होता है कि आपके जो कानों का बैलेंस होता है वो थोड़ा आउट हो जाता है, तो वो बैलेंस आउट हो गया था शायद सर्दी की वजह से या वल्लाह आलम किस वजह से हो जाता है, प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है। वो कहते हैं ना बड़े लोग के, वो टोपे पहन के रखो नहीं तो हवा दिमाग में घुस जाती है, तो वो वाली शायद हवा ज्यादा ही दिमाग में। अच्छा अशर भाई, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप जब रहते हैं जहाँ पे जाके, वो आपको रिसर्च करने से नहीं पता चलती। फॉर एग्जांपल रेसिज्म है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम, उसमें रेसिज्म बहुत उरूज पे, ठीक है। इवन यहाँ पे भी मैंने महसूस किया है, पाकिस्तान के अंदर भी मैंने महसूस किया है, डिफरेंट जगहों पे जाके, इवन अगेन विदाउट मेंशनिंग द प्लेसेस, के रेसिज्म फील होता है, ठीक है। कनाडा में कैसा है? कनाडा में आपको रेसिज्म फील होगा, आई थिंक हमें तो फील नहीं होगा, शायद गोरों को फील होता होगा क्योंकि इमिग्रेंट, अगर टोरंटो की बात करूं मैं, ओंटारियो के अंदर, तो गोरे अब जो है वो साइडलाइन होते जा रहे हैं बेचारे, इधर उधर दूसरे छोटे छोटे जो है वो प्रोविंसेस में जाते जा रहे हैं, और देसी कम्युनिटी जो है ना वहाँ पे फुल एक्टिव है। तो अगर पार्लियामेंट की बात करूं, देसी भरे हुए, जो हमारा लोकल MP था, मैं मिल्टन में रहता था, मिसिसागा नेक्स्ट टू था, वहां का वो पाकिस्तानी था। पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी छाए हुए, इंडियन छाए हुए, बिजनेसेस के अंदर छाए हुए, तो हमें तो रेसिज्म महसूस नहीं होगा। अगर गोरे होंगे वहां पे तो उनको महसूस होगा। कनाडा वैसे भी इमिग्रेंट्स का कंट्री है, वहाँ पे कोई मतलब इटसेल्फ कोई वहाँ पे अपने वो नहीं है जिनका मुल्क हो, जैसे पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, उन्होंने अपना मुल्क बनाया, वहाँ आके सारे इमिग्रेंट्स ही आबाद हुए। इट डिपेंड्स, मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि आप किस लोकेशन पे भी रह रहे हो, ठीक है। तो हम लोग
जिस प्रोविंस में रह रहे हैं ओंटारियो में, इट इज़ वेरी वेरी इमिग्रेंट फ्रेंडली, और बहुत गोरे जो है ना वो समझ गए हैं कि अब लाइक यहाँ पे रेसिज्म का वाक़या उस तरह चलेगा नहीं, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग अस। तो वहाँ पे बहुत आपको कम वाक़यात मिलेंगे। समटाइम्स मतलब देखिए हर मुल्क में होते हैं कहीं ना कहीं रेसिज्म के छोटे मोटे, ऐसा नहीं है कि कहीं ज़ीरो हो, ठीक है, कनाडा में भी ज़ीरो नहीं है, होते हैं छोटे मोटे वाक़यात, बिल्कुल होते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर ही होता है एक रेसिज्म का वाकया कि एक बंदा ट्रक चला रहा था, उसने पाकिस्तानी फैमिली को जो है ना वो उड़ा दिया था, इंटेंशनली उड़ा दिया था। वो भी एक रेसिज्म का वाकया था, मतलब मगर ये बहुत रेयर है, मतलब हो जाता है, मतलब हो सकता है, जनरलाइज नहीं कर सकते, रेयर सिचुएशन है। तो करता है। सो ओंटारियो में आई थिंक कम है, बट ये कि बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मे बी के इट विल टेक टाइम टू एक्सेप्ट, बट स्टिल हो रहा है। बट ओंटारियो इज़ डेफिनेटली, अगर आपको रेसिज्म से मतलब खतरा लगता है और आपका वो कंसर्न है, तो फिर आप ओंटारियो जाओ, टोरंटो जाओ, मिसिसागा जाओ, इट्स फुल ऑफ कम्युनिटी, फुल ऑफ पाकिस्तानी एंड फुल्ली डाइवर्सिफाइड है। गवर्नमेंट जॉब्स हो, बैंक्स हो, सब जगह वहाँ बैठे हैं, आराम से कर सकते हैं। Easy। अच्छा चलें, ये तो आपका पूरा सफर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, कनाडा आ गए, आप लोग रह लिए। कनाडा में तकरीबन अभी कितना टाइम आप लोग रहे हैं? हम लोग कनाडा में रहे 8 महीने। 8 महीने। उसके बाद आप लोग पाकिस्तान आए हैं छुट्टी पे। क्या किस तरीके से आप, मैंने व्लॉग में देखा था आप लोगों ने घर भी पूरा वाइंड अप करके और सारा कुछ वो करके अब जाके दोबारा से घर वो करेंगे। खैर, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसे रहा? कितने अरसे के बाद आए पाकिस्तान? पाकिस्तान में आया था लास्ट ईयर जनवरी के अंदर, और वो आया था मैं तकरीबन 6.5 साल के बाद। ओके। सो 6.5 साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहे, और उसके बाद जब पीआर की भाग दौड़ थी उसमें हम लोग आ ही नहीं पाए, फिर कोविड भी आ गया। तो लास्ट ईयर हम लोग आए थे 6.5 साल के बाद, और उसके बाद फिर आए थे बहुत मतलब जल्दी में थे, क्योंकि हमें जाहिर है वापस जाना होता था, क्योंकि वीजा की फीस वगैरह ये वो सब चीजें होती थी। तो एनीवे हम लोग सोचते थे कि यार उम्रा करेंगे। पाकिस्तान में 12 साल हो गए थे बकरीद मनाए हुए। बकरीद की तो पता है आपको, कराची की जो रौनक होती है ऑब्वियसली वो तो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ट्रू। जो गाय बकरे ये वो सब कुछ जो एक पूरा मंडी का सीन होता है। तो इस दफा मैंने बच्चों को फर्स्ट टाइम जो है वो बच्चों ने कुर्बानी देखी, और ये हमारा प्लान था बहुत पहले से। पिछले साल जब हमें पीआर मिली थी, जब भी हमने प्लान कर लिया था कि यार हम इस साल की जो बकरीद होगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में करेंगे। सोचते थे कि करेंगे हम, बाकी ये कि होना ना होना तो आपको पता है, आप प्लान करते हैं, जरूरी नहीं है कि आजकल वो चीजें हो जाए। बाकी ये कि अगर हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब यहाँ पे आए, हम लोग जून में आ गए थे, और आते ही हमने पाकिस्तान में बकरीद की, एंजॉय किया, मंडी गए 2-2 3-3 4-4 दफा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मुझे सुनने को मिली एज अ पेरेंट, आप जो है वो जब बच्चों को पाकिस्तान देकर आते हैं फर्स्ट टाइम, बाहर के पेरेंट्स, तो वो फिर लोगों से सबसे ज्यादा एडवाइसेस जो मिल रही होती है कि बच्चों को इस तरह नहीं करें, बच्चों को वहाँ मिट्टी में लेके मत जाए। हम लोग बकरीद पे गाय लेने के लिए बच्चों को कैटल फार्म इसको भी छोटे को भी लेके गए थे, कनाडा से आते। इट वाज सो मच फन, बच्चों ने इतना एंजॉय किया। हमारे 5 साल 10 साल दोनों ही बच्चों ने। इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम के, मतलब वो इम्यून हो रहे होंगे बच्चे, वो जब तक यार हम भी तो रहे ना, हाँ। हम भी तो यहाँ पे 25-30 साल रहते हैं यहाँ पे, और लोग भी रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं। मतलब वो मंडी में जाने से कोई मर तो नहीं जाता ना बंदा मट्टी खाने से, ऐसे ही है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना ज्यादा बंदे को प्रैक्टिकली वो हाइजीनिक और ये सब चीजें, मैं इसके ऊपर वो बिलीव नहीं करता। लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए, आप उसके ऊपर बिलीव करें। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि एक बड़ी गाड़ी में जाएं और बस बाहर से घूम के वापस आ जाए, मतलब उसमें फिर फायदा नहीं है ना पाकिस्तान आने का। कराची में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कराची में तो जब तक आप फूड, वो जो स्ट्रीट फूड ठेले होते हैं वो होते हैं, उन पे ना जाएं, और दूसरी चीज जो हम लोग चटपटी चीजें चाट ना खाएं, जब तक कराची आना तो इनकम्प्लीट है ना, फूड के बिना तो कराची इनकम्प्लीट। अच्छा, फिर माशाल्लाह पहली दफा उम्रे पे गए, उम्रे पे गए जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस उम्रे का? उम्रे का एक्सपीरियंस में मतलब अभी तक समझ में नहीं। ये सवाल दोनों के लिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड वहां से आने के बाद क्या चेंज फील किया अपने अंदर? बहुत चेंज फील किया वाकई में उम्रे का। एग्जैक्टली, उम्रे की फीलिंग ऐसी होती है जैसे आप फर्स्ट टाइम काबा देखते हो तो आंसू तो रुकते ही नहीं है। फिर उसके बाद अपने पिछली लाइफ, गुनाह, हर चीज़ गिल्ट होने लगता है कि मतलब हम लोग कितनी पाक जगह पे हैं और हम कितने गुनाहगार इंसान होते हैं सब। और फिर उसके बाद दुआएं वगैरह भी दिमाग में नहीं आ रही होती है। 3-4 दिन तक तो ऐसी कैफियत थी कि बस हम तौबा करते थे, सिर्फ तौबा करते थे। फर्स्ट टाइम था उम्रा? जी, हमारा फर्स्ट उम्रा था, और हम लोग जब काबे की तरफ जा रहे थे कदम ही नहीं रुक रहे थे। अभी भी हम जैसे वापस आ गए हैं 20 दिन का ट्रिप करके, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम वापस फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाएं। हाँ, कभी कभी ऐसा दिमाग में होता है कि यार दोबारा वीजा ले लेते हैं, 2-3 घंटे में आ जाएगा, और फिर जो है ना टिकट लेके चले जाते हैं। मतलब वाकई में ऐसी फीलिंग होती है, वो
कि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो लोग, आप तो खैर माशाल्लाह से हजारों दफा गए, आप तो रहते वही हैं, तो मगर जो लोग नहीं गए वो जब जाएंगे तो वो वाकई में जो जाने की फीलिंग होती है वो आपको कभी टीवी देख के या किसी और की जबानी आपको सुन के नहीं आ सकती। वाकई में वो अलग ही फीलिंग होती है। और हम लोग ऐसे थे कि काफी लोग कहते थे कि यार छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो, जुलाई का मौसम है और बहुत गर्मी होगी, शदीद ये होगा, बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, आपको तो पता ही है, वहां पे रहते हैं आप, तो ये होगा वो होगा। पहले हम लोग सोचते थे, थॉट आते थे कि यार छोटे बच्चों के साथ करना मुश्किल होगा, वो होगा, मगर जब इंसान जाता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसी हिम्मत दे देता है कि चाहे जितने भी छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, हमने बहुत बूढ़े लोगों को भी करते हुए देखा है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे, पाकिस्तान से भी बहुत लोग आए हुए थे। तो आप जिस भी उम्र में हो, जब भी आपकी जेब इजाजत देती हो, जब भी आपकी नीयत हो, आपको मौका मिले, जरूर जाएं, जितने दिन के लिए भी जाएं, मतलब जरूर जाएं। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप उम्रा करके वापस आते हो ना, तो मैं फर्स्ट उम्रे की बात करूँगी स्पेशली, उम्रे से पहले या खाने काबा देखने से पहले, अगर आप हज पे भी जा रही हो, अगर आप नाते या हमद वगैरह सुनते हैं तो जो कैफियत आपको वो नहीं आती जो आपको करने के बाद आती है। जब आप उम्रे के बाद या हज के बाद आप वापस अपने होम कंट्री आओगे और उसमें आप नाते और हम सुनोगे ना, तो उसमें आपको आंसू निकलेंगे, आपको वो जो फीलिंग है ना लफ्ज़ों की वो आएगी। तो हमें इतनी ज़्यादा आती है, मैं लिटरली अब सुनती हूँ नाते तो मुझे हर वक्त मदीना याद आता है और आंसू निकल आते हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं तो याद आता है कि खाने काबा सामने हुआ करता था, तो वो मंजर बार बार आ जाता है सामने। मक्का मदीना की ख़ास बात है कि जब आप गए नहीं होते तो एक ख्वाहिश होती है सिर्फ कि हाँ जाएं, लेकिन जब आप होके आ जाते हैं तो फिर आपको तड़प होती है, तड़प हो जाती है, सही एग्जैक्टली है। सही। फिर आपको वो चीज़ तड़पाती है कि हम किसी तरह पहुंच जाएं। दोबारा चले जाएं, मतलब कोई ऐसी चीज हो वाकई में एक अभी हमें थॉट्स आ रहे हैं कि अलग अगले ही साल हो, दोबारा से कर लें, हाँ, मतलब हालांकि अभी जिस दिमाग में आता है ऐसे कुछ। Exactly, और मतलब आपको सऊदी अरब में जो भी आपका होटल्स वगैरह कार्स को लेके जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, चीज़ें अच्छी बुरी, मगर जो खाने का और मदीना का जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके दिमाग में बस जाता है और बार बार वापस जाने का दिल चाहता है। मदीना मुनव्वरा से रिलेटेड एक सवाल जो मैं अक्सर अपने उन गेस्ट से करता हूँ जो या तो अगर जैसे वहाँ पे उम्रे पे आए हुए हों और यहाँ पे अगर जैसे आप लोग अभी रिसेंटली उम्रे से होके आए हैं, तो मदीना मुनव्वरा के सुकून के बारे में क्या कहेंगे? सुकून तो बहुत है मदीना मुनव्वरा में, मतलब जो एक मक्का के अंदर एक हड़ाउड़ी होती है, मगर अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे जो मक्का की हड़ाउड़ी होती थी ना, मतलब एक नमाजों में जा रहे हैं आ रहे हैं, एक गहमा गहमी है, एक माहौल है, वो पसंद है। मगर जो ज़ाहिर मदीना के अंदर एक सुकून है, एक ठहराव है, उसकी तो एक अलग ही बात है। और माशाल्लाह से एक अलग ही वाकई में उसकी अलग ही फीलिंग होती है। और जब आप स्पेशली उम्रा करके मक्का से मदीना जाते हैं तो आपको एक अलग ही ठहराव दिखता है। जो लोग पहले मदीना जाएंगे और मक्का जाएंगे उनको शायद वो चीज फील ना हो, जो पहले मक्का जाएंगे और बाद में मदीना जाएंगे तो उनको बहुत एक सुकून लगेगा, मेजर वो होगा, और ऐसा लगेगा कि काफी टाइम मिल रहा है हमें, मगर ऐसे कि जैसे हमारे पास काफी टाइम है। मदीना में ऐसा लगता है ना कि जैसे घड़ी रुक गई है, हाँ बिल्कुल, टाइम रुक गया है, सुकून में, सुकून है, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी की। मतलब जिंदगी की टेंशन तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई जिंदगी में वाकई में टेंशन है। सही जो आप कह रहे हैं कि कब कनाडा वापस जाना है, पाकिस्तान वापस जाना है, कोई और कुछ करना है, पैसे कितने बचे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दिमाग में चीजें रहती ही नहीं है आपके। वाकई में आपको कभी भी कोई चीज वो याद नहीं रहती, सिर्फ अपना ये होता है कि यार मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ लूं, जमात से नमाज पढ़ लूं और एक्स्ट्रा इबादतें कर लूं, रोजा रसूल पे जाके जो है वो सलाम पेश कर दूं, ये कर दूं, या मक्का में चले जाए, दिमाग में बस वो होती है जमात की नमाज किसी तरह मिल जाए, कहीं छुटनी नहीं चाहिए और भागो बस उसके लिए, वजू करो जल्दी से जाओ। और औरतों के लिए खास तौर पे ये एक वो होता है वहाँ पे कि मस्जिद के अंदर जाने की जगह मिल जाए हमें, ये औरतों का थोड़ा सा एक वो इशू है। बहुत ज़्यादा। सो मदीना में ऐसा था मुझे कि मैं हमेशा गर्म ज़मीन पे ही नमाज़ पढ़ती थी क्योंकि एसी वाली जो जगह थी इट्स क्वाइट स्मॉल, वहाँ पे आधे घंटे नमाज से पहले ही वहाँ पे फुल हो जाया करता था। तो या तो जैसे हम असर के टाइम पे जाएं तो फुल होगा, लेकिन असर से मगरिब के बीच में अगर वहाँ स्टे करूँ और अंदर जाने का फिर मौका मिल जाए, लेकिन स्टे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नमाज से जो है वो आधे घंटे पहले पहुँची और जगह मिल गई एसी वाली अंदर, मतलब मस्जिद में नहीं, बाहर मिलती थी जगह, वहाँ पे सहन में आराम से नमाज पढ़ ली। गर्मी थी, 49 डिग्री होता था और छोटा बच्चा भी मेरे साथ होता था, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है और मुशक्क़त का नाम ही इबादत है। बेशक बेशक। क्योंकि औरतों में थोड़ा सा इन्होंने ये प्रॉब्लम की हुई है कि अगर आप नुसुक ऐप जो है जी उसमें मर्दों को तो फौरन अपॉइंटमेंट मिल जाता है, मगर मैं रियाज उसके लिए
तो मगर औरतों के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कभी मिल रहा होता है कभी नहीं आ रहा होता। मुझे नहीं मिला मौका, सना को मुझे नहीं मिला, appointment हमने मिला मेरी नहीं। खाला को भी नहीं मिल पाया, वो भी मेरे साथ हो गई गया है, थी। अब कोविड के बाद से जी। रियाजुल जन्ना अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। और ये बहुत मुश्किल से एक तरीके से बहुत अच्छा हो गया है कि अपॉइंटमेंट का सीन हो गया है, वरना जब अपॉइंटमेंट नहीं होता था, आप यकीन करें बहुत बहुत मुश्किल होता था और बहुत ज़्यादा रश होता था। कोविड के बाद से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट चीज़ रह गई ना, ये बहुत अच्छा हो गया। ये कि रह मर्दों के गया। लिए तो मुझे अच्छा लगा जी। इसमें, क्योंकि मैंने जब जिस दिन पहुंचा था रात हम्म। में, रात का अपॉइंटमेंट ले लिया था 1 से 2 बजे के दरमियान का, हम्म, तो मैंने तो आराम से किया, मतलब एक थ्रू प्रॉपर सर उन्होंने वो किया, पहले ग्रुप में जाके बाहर बिठाया और उसके बाद फिर वो अंदर ले गए, फिर 15-20 मिनट मिलते हैं। तो पहले अलग होता था क्या? पहले ऐसे होता था कि आप बस धक्का मुक्की करके अंदर पहुंचे और उसके बाद रियाजुल जन्ना का जो ग्रीन कारपेट है उस पे आपको बस कहीं एक ऐसी जगह मिल जाए कि आप जब सजदा भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने घुटनों के पास ही आके सजदा कर रहे हैं, इतना घिचपिच होता था। इस दफा आपने ऐसे किया होगा कि 15 मिनट जो आपको मिले होंगे ना, वो आप सुकून के मिले होंगे। तो वो मेन जो सुकून, वो जो वो कहते हैं ना, सारे पैसे जो हैं वो सुकून के हैं। तो ये जो ऐप वगैरह ये सारी चीजें हैं वो सुकून की हैं। पहले जी। ऐसा होता था कि फजर के बाद और इशा के बाद रियाजुल जन्ना आप जा सकते थे, औरतें भी जा सकती थी लाइन लगा के, वो बहुत रश होता था और उसमें वो सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धक्कम पेल होती थी। अभी भी ऐसे ही है, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया तो जी। मैं ईशा की नमाज के बाद मैं गई थी एक दफ़ा अपनी खाला को ही लेके, और हम लोगों ने हाथ पकड़ के धक्कम पे ली। हमें तो करने की आदत भी नहीं थी, मुझे तो स्पेशली 10 साल में कोई धक्कम जो पे ऑस्ट्रेलिया में करने ना की आपको आदत पता ही नहीं है, गोरे जो है वो 2-2 3-3 फुट जो है वो दूर खड़े होते हैं। ऐसे ही कनाडा में भी ऐसे ये लाइनें मैं लगती कभी हैं। नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा खाला से भाई मेरे साथ चले, और हाथ पकड़ के हम लोग गए वहाँ। तो किसी तरह ट्राई किया, लेकिन अपॉइंटमेंट के बिना जाने नहीं दे रहे जी। थे। वैसे सब लोग वहाँ ट्राई ही कर रहे थे, हम्म। क्योंकि अपॉइंटमेंट मुझे 1 महीने में मतलब मिला ही नहीं वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली वो ऑनलाइन आ ही नहीं चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब आप लोग आएंगे तो उम्मीद है हम लोग वहीं पे होंगे, फिर आप लोगों की वहाँ पे खिदमत करेंगे एज अल्लाह का मेहमान इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम अपना ये पॉडकास्ट को ऑलमोस्ट एंड करते हैं, लेकिन जाते जाते मेरा अपने गेस्ट से हम लोगों के लिए हमेशा एक सवाल होता है कि एनी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, अच्छाई बुराई, काम को इम्प्रूव करने के लिए, शख्सियत से रिलेटेड, फॉर नमो एंड मान, कुछ भी आप लोगों की तरफ से जो हम लोगों के लिए हो, बताइए। आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कपल हैं, और आपका जो है ना वो हम लोग फॉलो करते थे, पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, और वो जब से उम्रे का, हम जब से कनाडा पहुंचे थे, तो आपकी बहन जो आई हुई थी कनाडा से, वो वाला व्लॉग, और फिर पहले अब्दुल मालिक फरीद को भी फॉलो करते थे, आपने उनके साथ भी काफी पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो माशाल्लाह से आप तो जबरदस्त व्लॉगिंग कर रहे हैं, दोनों ही मियाँ बीवी जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपना जो आप काम कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहें। और आप लोग वैसे भी जो है वो मैंने देखा है कि वहां पे भी रमजान की भी मैंने सारी आपके व्लॉग्स देखे थे, जो आप लोग हेल्प करते हैं लोगों की, ये सब कुछ करते हैं, तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, आगे आप दोनों को जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो आपके फले फूले ग्रो, जबरदस्त मिलियंस ऑफ व्यूज आए आपको इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हाँ, जरूर जरूर। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पे तो दुआएं डायरेक्ट ऊपर जा रही है। यार दुआ दिल से निकलनी चाहिए, आप कहीं पे भी बैठे हो चली जाती है ऊपर। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच आने के लिए, एक जरा सी एसएमएस के मतलब उस पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। आप लोगों के पास बड़ा शॉर्ट टाइम था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमारे लिए इतना सारा टाइम निकाला, इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच अशर भाई, थैंक यू सो मच सना भाभी, एंड आप लोगों का भी थैंक यू। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अशर भाई और सना भाभी का जो व्लॉग का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, अशर सना व्लॉग्स के नाम से डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, यहाँ पे पिन में भी लगा दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मोहब्बत ज़रूर दिखाइएगा और बताइएगा कि हम पार्टियाँ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।